जय हिंद दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और मॉडल टेस्ट पेपर में, जो है 10th क्लास के लिए। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 1 से 20 तक एमसीक्यू होंगे, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो मास रेशियो क्या होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, जो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हमें दिखाई देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर यानी मास जो होगा हाइड्रोजन का वो होगा 1, और मास जो होगा ऑक्सीजन का वो क्या होगा 8। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला बिल्कुल सही है, डी वाला। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। इसमें क्या कहा गया है? इसमें हमसे बोला है कि द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेस्पेक्टिवली। जब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उसके प्रोडक्ट क्या मिलते हैं हमको। ठीक है, तो यानी जब मैं एल्यूमिनियम को और मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में बर्न करूंगा तो हमें क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिलेगा? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें हमें एक पीएच स्केल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है पीएच कैसे होता है। 7 जो होता है वो तो न्यूट्रल होता है। क्या होता है वो बच्चों? 7 जो है वो तो न्यूट्रल होता है। हम्म और 1 से 7 की तरफ जाते हैं जब हम, तो हमारी एसिड एसिड नेचर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और जब हम 8 से 14 की तरफ जाएंगे तो हमारा बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें बोला है कि ABCD को मार्क करो। अब देखो ए क्या है, ए तो हमें ऑप्शन नंबर 5 पे दिया हुआ है। तो 5 पे क्या है मुझे पता है, 1 से 7, 1 से 7 की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारा जो एसिडिक एसिडिक नेचर होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो हमारा 5 क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, तो ये 3 आंसर हो सकते हैं। अब इसने हमें बोला है बी क्या है, बी हमारा 7 पे, मुझे पता है 7 तो न्यूट्रल होता है। अभी भी ये 3 आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। मुझे पता है कि 8 से लेकर 14 तक तो बेसिक नेचर होता है वो इंक्रीज होता है, तो यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यानी ये ऑप्शन कट गया, अब ये दो रह गए। अब हमें डी ऑप्शन देखो क्या है, डी 3 पे दिया हुआ है। तो मुझे पता है 1 से 7 तक, जो 1 से 7 तक एसिडिक नेचर हमारा घटता है। ठीक है, तो जो ये डी ऑप्शन होगा ये क्या होगा हमारा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्योंकि मैंने जो 5 पे ए था तो मैंने इसको क्या बोला है, इसको मैंने बताया है कि ये वीक एसिड है। यानी जब हम 1 से 7 की तरफ जाते हैं तो हमारा एसिडिक नेचर कम होता है। ठीक है, और जब हम 8 से 14 की तरफ जाते हैं तो हमारा बेसिक नेचर क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। ध्यान रखना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। इसमें हमें रिएक्शंस कुछ बता रहा है ये। मतलब ये बोल रहा है कि इन तीनों, जो हमें तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों रिएक्शन में हमें क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कॉमन रिजल्ट क्या होंगे इन तीनों में, ये बताया गया है, पूछा गया हमसे मतलब ये। तो जो इसमें हमें पहले जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। और हमारा मतलब हमें सोल्टर वाटर मिल रहा है। पहले केस में सोल्टर वाटर मिल रहा है। ठीक है, ये वाला आंसर ठीक है। अब इसने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसमें भी मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये भी क्या है, सोल्टर वाटर का ही एग्जांपल है। ठीक है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे भी हमें सोल्ट और वाटर ही मिलेगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी आप इनके रिएक्शन करके देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इसमें बोला है कि रिएक्शन हो रही है ए और बी के बीच में, और हमसे हमें उससे एक नया कंपाउंड मिल रहा है सी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए जो है वो तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और बी जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, वो बी जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये बोला है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो कंपाउंड सी के द्वारा नहीं शो होंगी।
अब देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं, जो ऐसे ऐसे सब्सटेंस से मिलके बनते हैं, उनका मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, हाई होता है, ठीक है। यानी ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड हमसे बोला इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो जब दो दो सब्सटेंस को मिलाते हैं, जिसका जो एक एक तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नया कंपाउंड जो बनेगा वो हाईली सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, ये भी इस बात सही है। ऑप्शन नंबर डी देखो, इसमें बोला इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन, तो ये बात भी सही है, ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ऑप्शन सी देखो क्या बोला हुआ है, इट हैज वीक इलेक्ट्रोलाइसिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स अपोजिटिवली चार्ज आयंस। इसने बोला है कि इनका इनके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। बल्कि इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और इसमें हमसे गलत गलत वाला ही आंसर पूछा था, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, इसमें बोला है कि मेटल जो ऑब्टेन्ड होते हैं मेटल मोल्टन क्लोराइड के द्वारा, अपने मोल्टन क्लोराइड के द्वारा जो मेटल बनते हैं, ऑब्टेन होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के दौरान, वो मेटल कौन कौन से हैं ये हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो वो मेटल कौन से होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के दौरान वो अपने मोल्टन क्लोराइड से बनते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला हुआ है। 7 में क्या बोला है, कि कौन सा हमें करेक्ट कौन सा ये बताना है, ठीक है बच्चों, कि इसमें से इन फिगरों में से करेक्ट आंसर कौन सा है वो बताना है। अब देखो इसमें जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, यानी इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है। क्योंकि ताकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाए, फिल हो जाए। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। बस कुछ नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि जब हमारे माउथ मुंह से लेस सलाइवा सीक्रेट होता है तो वो किसके कन्वर्जन को अफेक्ट करेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो, अगर हमारे माउथ से सलाइवा कम सीक्रेट होगा, तो वो स्टार्च से सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन अगर सलाइवा ही कम निकल रहा है तो वो इसके कन्वर्जन को बाधित करेगा, यानी रोकेगा, ठीक है। तो स्टार्च से सिंपल शुगर को कन्वर्ट करने में वो रोकेगा अगर लेस सलाइवा निकलेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, सी आंसर इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, इसने बोला कि एक प्लांट हार्मोन की ये बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जिसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो सेल को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, ठीक है। कि वो ज्यादा ग्रो करे सूट की साइड पे। सूट क्या होता है, जो टहनियां होती हैं उसकी साइड पे ज्यादा ग्रो करे, जैसे वो होता है, पौधे बहुत सारे होते हैं। जैसे एक पौधा होता है हमारा मनी प्लांट, वो भी क्या करता है, अपनी उसकी कितनी भी ऊपर उसकी टहनी चढ़ा लो, ठीक है, वो ऊपर तक ग्रो करते रहता है, उतना आगे तक चला जाएगा वो, जिस भी डायरेक्शन में उसको हम मोड़ना चाहेंगे वहां तक चला जाएगा वो, ठीक है। तो इसने बोला है कि नाइन का आंसर क्या है, डी आंसर बिल्कुल सही है। 9 का मैंने क्या बताया, डी बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से क्या है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखो इसने बोला है कि ठीक बतानी है हमें, गलत नहीं बतानी है, ठीक है बच्चों। तो देखो, दे पजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। तो इसमें जो पहला सेंटेंस दिया है वो बिल्कुल सही है। इसमें स्टेमन भी होता है और पिस्टिल भी होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक है। दे पजेस आइदर स्टेमन, ये गलत है, दोनों होते हैं, मैंने बताया अभी। दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं वो सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट ऑन देयर ओन, ये गलत है, वो अपने आप से फ्रूट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यानी कौन सा सही है हमारा, पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो क्या बोला है कि एक पी प्लांट है, ठीक है। अगर पी प्लांट जो है वो राउंड और ग्रीन सीड्स होते हैं उसके अंदर, तो वो क्रॉस करेगा पी प्लांट के साथ जो रिंकल्ड और येलो सीड वाला होता है। तो बोल रहा है कि सीड जो डेवलप होंगे प्लांट F1 जनरेशन के, वो कौन से होंगे ये हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखो,
तो ऐसे जो प्लांट होंगे ना वो 100% राउंड और येलो होंगे। ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, इसका 11 का सी आंसर सही है। 100% राउंड एंड येलो। ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो राउंड राउंड जो उसका करेक्टरिस्टिक है वो तो यहाँ से मिल जाएगी उसको, और जो येलो करेक्टरिस्टिक है वो यहाँ से मिल जाएगी। दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा हमें 100% राउंड एंड येलो। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है। 12 देखो क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने कहा गया है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इस तरीके से होता है। तो इसमें ए बी करके हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है ए और बी क्या है। ठीक है। तो देखो, ग्लूकोज से पाइरूवेट प्लस एनर्जी कैसे बनती है, ग्लूकोज में क्या ऐड करें। तो देखो ग्लूकोज प्लस साइटोप्लाज्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पाइरूवेट और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और जब हम पाइरूवेट में ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स मिलाएंगे तो हमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होगी। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो 12 का आंसर क्या है, डी है। ठीक है। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 देखो क्या है। 13 में कहा गया है हमसे कि एक मिरर है, मिरर की बात कर रहा है ये। वो है ना सोलर सनलाइट को सोलर फर्नेस में कंसंट्रेट कर रहा है, उसके अंदर वो लाइट सारी एक जगह पे दिखा रहा है। तो मिरर बाय जो है वो एक व्हीकल की साइड पे लगाया, व्हीकल के अंदर लगाया हुआ है, जिससे वो जो ड्राइवर के पीछे जो ट्रैफिक होता है उसको देख सकता है। तो इसने बोला कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। इसने बोला कि इमेज जो बनेगी एक्स एक्स के द्वारा वो रियल डिमिनिश्ड और फोकस पे होगी। ये बात सही है क्या बताओ। तो देखो कंसंट्रेट कर रहा है लाइट को मिरर, तो यानी वो कन्वेक्स मिरर होगा जो कंसंट्रेट करने के काम आता है। तो कन्वेक्स मिरर में जो हमारा जो इमेज बनती है वो रियल डिमिनिश्ड और फोकस पे बनती है, यानी पहला बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, पहला क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखो सेकंड में क्या बोला है इसमें हमें। सेकंड में हमसे कहा गया है कि इमेज जो बनेगी मिरर बाई के द्वारा वो वर्चुअल डिमिनिश्ड और इरेक्ट होगी। तो ये बात सही है क्या बताओ। तो जो मिरर बाय है वो पीछे का ट्रैफिक देखने के काम में आ रहा है ना। अच्छा, जो मिरर एक्स होगा वो तो कनकेव होगा, और मिरर वाई जो होगा वो कन्वेक्स होगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो चीजों को डिमिनिश मतलब छोटा करके दिखाता है हमें। ठीक है, तो यानी इसको ऑप्शन नंबर वन भी ठीक है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है, ये तो गलत ही होंगे जब हमने ऊपर वाले दोनों सही कर दिए हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा बच्चों, आंसर वन और टू। ठीक है। यानी मिरर एक्स क्या है, वो कॉनकेव मिरर है। वो चीज वो सनलाइट को कंसंट्रेट कंसंट्रेट करके दिखा रहा है। और जो मिरर हमारा जो बैक साइड वाले ट्रैफिक को दिखाता है, पीछे के ट्रैफिक को दिखाता है गाड़ियों में, वो होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, ए वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है हमें। इसमें कहा गया है कि एक ओल्ड पर्सन है, वो सफरिंग है, उसकी आई जो है वो डिफेक्ट है, आई में उसको डिफेक्ट है। उसकी जो सिलियरी मसल्स हैं वो क्या हो गई है, वीक हो गई है। और उसकी आई लेंस में फ्लेक्सिबिलिटी डिमिनिश हो गई है। तो बोल रहा है कि वो डिफेक्ट जो है उसको हम ए बोल रहे हैं, और उस डिफेक्ट को कैसे हम कम करेंगे, करेक्ट करेंगे, उसको हम लेंस बी के द्वारा करेक्ट करेंगे। तो मुझे बताना है ए और बी कौन सा लेंस है। मतलब ए और बी का मतलब क्या है। अब देखो, जब उसकी आई की मसल्स वीक हो गई हैं और उसकी आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको क्या है, प्रेस बायोपिया है बच्चों। ठीक है, क्या है उसको, प्रेस बायोपिया है ये वाला। और उसके उसको हम किससे ठीक कर सकते हैं, बाई फोकल लेंस के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। वो लेंस देखें आपने, जो ऊपर तो दूसरा लेंस होता है और नीचे दूसरा लेंस होता है। ऊपर तो दूर की चीजें देखने में काम करता है और नीचे जो है वो पास की चीजें देखने में काम में आता है। तो वही होता है हमारा बाई फोकल लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे अब हम। 50 में देखो क्या कहा गया है। इसमें बोला है हमसे कि फूड चेन में कौन सा जो ग्रुप है वो कंस्टिट्यूट नहीं करता है, मतलब कौन सा जो ग्रुप इसमें दिया हुआ है वो गलत है फूड चेन के हिसाब से। ठीक है बच्चों। तो देखो, गलत बताना है हमको। ठीक है। तो पहला वोफ रैबिट ग्रास लोयन। तो देखो ग्रास को कौन खाएगा, रैबिट खाएगा, रैबिट को कौन खाएगा, वोफ खाएगी, और वोफ को कौन खाएगा, लोयन खाएगा। यानी पहला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है फूड चेन के हिसाब से। ठीक है। पहला क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है।
और प्लैंकटन, मैन, ग्रास होपर, फिश, ये तो गलत है, साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें। होग, ग्रास, स्नेक, ग्रास होपर। अब देखो, ग्रास को खाएगा ग्रास होपर, ठीक है। और ग्रास होपर को खाएगा हमारा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, और स्नेक को खाएगा होग। होग क्या होता है? बाज। यानी पहला और तीसरा सही है इसका बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा बताओ? गलत बताना है इसमें हमें, यानी ये गलत होगा। तो ग्रास, स्नेक, वोफ, ये भी गलत है। ठीक है। तो 15वें का आंसर क्या बताया मैंने? डी बताया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? इसने बोला कि परसेंटेज क्या होगी सोलर सोलर एनर्जी की जो कन्वर्ट नहीं होती है फूड एनर्जी में पत्तियों के द्वारा, ग्रीन प्लांट्स की टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। ठीक है। तो उसका परसेंट कितना होता है ये मुझे बताना है। ठीक है। तो देखो, इसने बोला कि वो परसेंटेज क्या है सोलर एनर्जी की जो कन्वर्ट नहीं होती है फूड एनर्जी में, वो बताना है हमें। ठीक है। तो फूड एनर्जी में कितना परसेंट जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट नहीं होती है लीव्स के द्वारा, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होती है। ठीक है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, 99% आएगा। ठीक है। तो सिंपल ये क्वेश्चन जो है याद करने वाला है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 99% आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 में तो ये एसर्शन और डिवीजन वाले क्वेश्चन आ गए अब। इसने बोला है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, वो क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है, यानी वो हीट जो है वो हीट जो है वो गेन करेगी। सही बोला ये, क्योंकि एंडोथर्मिक ही होती है वो। ठीक है, पहला सही है। ठीक है बच्चों। और इसने बोला डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जब वो कंपोस्ट में चेंज होगा तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये बात भी सही है, यानी उससे हीट क्या होगी? रिलीज होगी। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसेशन की। दोनों चीजें आपस में बिल्कुल सही हैं। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या ठीक होगा? बी वाला सही होगा। ठीक है बच्चों, तो 17 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी इसका एसेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। इसमें क्या बोला है 18 में कि एक ह्यूमन चाइल्ड जो है उसके पास सभी बेसिक फीचर होते हैं ह्यूमन बीइंग के जैसे। तो ये तो सही बोल रहा है। ठीक है। ह्यूमन चाइल्ड है तो ह्यूमन बीइंग जैसे तो बेसिक फीचर होंगे ही वो उसके पास। ठीक है। तो अब देखो, और इसने कहा है कि इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन। ये बात तो गलत है। ठीक है। ये बात तो गलत है बच्चों, है ना? यानी ये कह रहा है कि एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसा ही दिखता है, उनकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक आती है पर पूरा नहीं दिखता उनके जैसा वो। ठीक है। तो यानी इसका एसर्शन ठीक है, रीजन गलत है, ये बताना है इसमें। ठीक है। तो एसर्शन हमारा ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो क्या है बच्चों? वो हमारा गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो क्रॉस करती है ईच अदर, मतलब वो क्रॉस नहीं करती। हाँ सही है ये तो। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये बात बिल्कुल सही है। अब इसने बोला है कंपास नीडल जो होती है वो कभी भी दो डायरेक्शन में पॉइंट नहीं हो सकती जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हम बात करें, इंटरसेक्शन की बात करें। तो ये भी क्या है? ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों। यानी इसका जो एसर्शन भी ठीक है, और इसका रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। 20 में क्या कहा गया है कि अमाउंट ऑफ ओजोन जो होती है एटमोसफेयर, मतलब ओजोन का, ओजोन जो है, जो एटमोसफेयर में ओजोन है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ था 1980 में। ये बात बिल्कुल सही है। और ऑक्सीजन जो है, एटम जो है वो कंबाइन होते हैं मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ, जिससे क्या बनती है? ओजोन बनती है। ठीक है। तो ये भी सही है ना? यानी दोनों इसमें सही दिए हुए हैं, लेकिन जो रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी? एसरसन की। यानी जो 17 में हमने ऑप्शन लगाया था बी, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। 21 में क्या कहा गया है देखेंगे। इसमें हमसे बोला हुआ है कि हमें स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट करवाया हुआ है। इसमें हमें बताना है कि ऑब्जर्वेशन बताओ, दो ऑब्जर्वेशन आपको, आप क्या देखेंगे इसके अंदर, इस एक्सपेरिमेंट में केमिकल चेंज कैसा होगा। ठीक है। इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है और जिंक ग्रेन्यूल्स डाली डाली हुई है, तो क्या होगा? ठीक है। अब बताओ क्या होगा इसके अंदर बच्चों। अब देखो, जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हुए हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। ठीक है। तो इसका देखो, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा। ठीक है। और क्या होगा इसमें? गैस जो है, गैस गैस हमारी रिलीज होगी।
क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, H2SO4, यानी हाइड्रोजन क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो इसमें दो ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे हम, एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और गैस कब रिलीज होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब चलते हैं 22 में। इसने बोला है कि हाइड्रा के डिफरेंट स्टेज को दिखाओ। तो ये तो आप कर सकते हैं, खुद ही बुक में फिगर बना हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले हाइड्रा एक हाइड्रा होता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे उसके बड लगा होता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट होता है। अब उसके बाद क्या होता है, इस हाइड्रा में से एक बर्ड निकल जाता है छोटा सा। ठीक है, और फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है, उस बर्ड से दूसरा हाइड्रा हाइड्रा निकल जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा बडिंग प्रोसेस है हाइड्रा के अंदर, जो हमें बताना है। तो फिगर इसका बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है देखो। इसने बोला है कि हमें ब्लड के लॉस को रोकना है, के अलावा ये भी ध्यान देना चाहिए कि ब्लड वेसल में कोई लीक तो नहीं है। ऐसा क्यों है ये बताना है हमें। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान देना है कि ब्लड वेसल में कोई लीक तो नहीं है। तो देखो, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा वो कम होने से बचेगा। ठीक है, यानी इट प्रिवेंट लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है ये, नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच हेल्प इन द प्रोसेस एंड स्टेट हाउ दिस कंपोनेंट परफॉर्म दिस फंक्शन। अच्छा, तो इसमें उन कंपोनेंट के नाम बताने हैं जो हेल्प करता है इस प्रोसेस में। तो देखो, हेल्प तो प्लेटलेट करेंगी। ठीक है, और प्लेटलेट क्या करती हैं, जब हमें कोई ना कोई हमें घाव लग जाता है तो एकदम से वो ब्लड को क्लोट कर देती हैं। ठीक है, तो देखो, पहले इसका आंसर क्या होगा कि हमें ब्लड की लॉस को तो कम करना ही है, उसके उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि कहीं ब्लड वेसल में कोई लीक तो नहीं है। ऐसा क्यों देखते हैं हम, क्योंकि इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कम करने से हम रोक सकते हैं, और हम एफिशिएंसी को, पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी को ऐसे करके मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें कौन सा कंपोनेंट काम करता है ब्लड का, वो करती है प्लेटलेट, क्योंकि प्लेटलेट क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग करती है जब हमें कोई घाव लग जाता है, जिससे हमारा ज्यादा ब्लड नहीं बहता। ठीक है बच्चों, अब देखो 23 का बी पार्ट में क्या बोला है, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज रिलेटिवली स्लोवर देन इन एनिमल। इसका रीजन क्या है, कि प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो स्लोवर होता है एनिमल्स के रेस्पेक्ट में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लांट जो है वो स्थिर रहते हैं, मूव नहीं करते हैं। ठीक है, और प्लांट को कम एनर्जी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स, और उनके अंदर डेड सेल्स भी क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन टू देखो, क्वेश्चन टू देखो, बी का सेकंड पार्ट। इसने बोला है कि फ्लोएम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल का इन प्लांट के अंदर। तो हमें पता है फ्लोएम जो होता है वो फूड ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है। ठीक है, तो फूड ट्रांसपोर्ट करता है वो जहाँ रूट की स्टोरेज ऑर्गन के अंदर और फ्रूट और सीड के अंदर। मतलब फ्लोएम क्या करता है, रूट में जो स्टोरेज ऑर्गन है वहां तक क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों पार्ट हो गए इसके। ठीक है, 24 देखते हैं। 24 में देखो क्या बोला हुआ है, इसने कहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 60 मीटर दूर रखी हुई है कनकेव लेंस से, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है उसकी, 30 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसने बोला है पोजीशन ऑफ इमेज निकालो लेंस फॉर्मूला लगा के। तो ये कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो कॉनकेव लेंस का देखो, पहले तो कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है, कॉनकेव लेंस से वो इतना दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट जो है। ठीक है, तो पहले यू क्या हो जाएगा हमारा, यू हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा फोकल लेंथ इसने दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो इसमें फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी -30 सेंटीमीटर होगी ये। अब फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा v निकल जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा जहाँ पे इमेज बन रही है, वो आप सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है कि वो कॉनकेव लेंस से इतनी दूरी पे बन रही है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वायर वायर दिया हुआ है इसमें हमें। ठीक है, उसको हमने 3 इक्वल पीस में काट दिया। तो इसने बोला उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, और वो पैरेलल में लगा हुआ है। अब देखो पैरेलल में लगा हुआ है, देखो पहले आर था, उसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कि पहले आर था, तो अब क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। 3 पार्ट में बात है तो R/3 R/3 और R/3 हो जाएगा। ठीक है, और पैरेलल में लगा हुआ है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और R1 भी हमारा R/3 है, और R2 भी R/3 है, और R3 भी क्या है, हमारा R/3 ही है। ठीक है, तो आपका जो आर इक्विवेलेंट है इस क्वेश्चन में, वो आपका R/9 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, R/9।
अब नेक्स्ट इसके और पार्ट में चलते हैं। और पार्ट में क्या कहा गया है इसके। इसने बोला है कि इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करो। तो आपको तो पता है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, कि एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी पर यूनिट एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है पर यूनिट टाइम में, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। एनर्जी अपॉन में टाइम होती है पावर। अब इसने बोला है कि आप पावर कंज्यूम कब कहेंगे कि वो 1 वोट है। तो 1 वोट की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि 1 जूल के अंदर, मतलब 1 जूल जो है वो एनर्जी कंज्यूम हो रही है या रिलीज हो रही है 1 सेकंड टाइम के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, 1 वोट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। आपके 25 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है। 26 क्वेश्चन देखने हैं हमें। इसने क्या बोला है, इसमें हमें बताना है कि केमिकल, मतलब केमिकल्स और पेस्टिसाइड जो हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, वो इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को। ठीक है। ये हमें जस्टिफाई करना है, इसका रीजन क्या है। ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि ज्यादा केमिकल हम और पेस्टिसाइड अगर यूज करेंगे तो हमारे वो एनवायरनमेंट को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सोइल को इफेक्ट करता है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है बच्चों। वाटर बॉडीज को वो इफेक्ट करता है, और वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है। और ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये दोबारा से नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये। ठीक है। मतलब ये खराब ही करते हैं चीजों को, अच्छा नहीं करेंगे। और ये ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है। जिससे ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो बुरी तरीके से क्या हो जाता है बच्चों, खराब हो जाता है। ठीक है। तो आपको ये सब चीजें इसमें लिखनी है। आप चलते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। इसमें क्या बताया गया है, इसमें पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो की रोल निभाती है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज के मध्य में। तो कह रहा है कि इसके 2 एग्जांपल हमें देने हैं। ठीक है। तो 27 के वे के दोनों में हमें एग्जांपल देने हैं। तो देखो, एक तो क्या हो जाएगा, तो इसमें आप है ना 2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो, तो पहली रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 3MnO2 प्लस में 4Al। इससे क्या मिलेगा आपको, 3Mn मिलेगा, प्लस में 2Al2O3 मिलेगा, और प्लस में साइड में हीट भी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है। तो पहली इक्वेशन ये हो जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन क्या होगी देखेंगे। सेकंड में क्या लिखेंगे आप, Fe2O3। इसमें अगर हम एल्यूमिनियम मिलाएंगे तो क्या होगा, आपका 2Fe बाहर निकलेगा, Al2O3 रिलीज होगा, बनेगा। और इसमें भी क्या होगा, आपका हीट रिलीज होगी। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हीट बनेगी यहाँ पे भी। तो ये हमने 27 का पहला पार्ट कर लिया है। अब इसका ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, क्वेश्चन बी। इसने बोला कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हाई होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है। वो कैसे बनते हैं, वो अपने ऑक्साइड के रिडक्शन के द्वारा बनते हैं, कार्बन के द्वारा। तो ऐसे कौन से मेटल होते हैं बताओ। ठीक है। तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं, टॉप पे होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, मैग्ने सोडियम होता है, मैग्नीज मैग्नीज होता है, और कैल्शियम होता है। ठीक है। और ऐसा ये अपने कार्बन के द्वारा ही क्यों बनते हैं, रिड्यूस होते हैं, क्योंकि इनकी जो एफिनिटी होती है ना वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन के प्रति। ठीक है। कार्बन के अलावा, मतलब ये ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनेट होते हैं, मिले हुए होते हैं, कार्बन से नहीं मिले हुए होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अपने कार्बन कार्बन ऑक्साइड से ही रिड्यूस होते हैं, वहां से मिलके बनते हैं ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब 28 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, इसने बोला हुआ है कि एक्टिविटी की हेल्प से हमें ये बताना है कि कंडीशन क्या होती है आयरन को रस्ट करवाने की। ऐसे कोई एक्टिविटी बतानी है हमें। ठीक है। तो इसमें आप कोई भी एक्टिविटी ले सकते हैं। जैसे मैंने 3 टेस्ट ट्यूब ले ली यहाँ पे। ठीक है। इसको ABC नाम दे दिया। हमने ए में क्या रखा, ए में वाटर डाला, है ना। मतलब इन तीनों में पहले तो आयरन नेल्स डाल देंगे, क्योंकि हमें रस्टिंग का एग्जाम्पल देना है। ठीक है। अब ए में हमें सिंपल वाटर डाल देना है। ठीक है। और टेस्ट टू बी में हम क्या डालना है, हमें डिस्टिल वाटर डालना है ऑयल के साथ। और टेस्ट ट्यूब 3 में क्या डालना है हमको, इसमें हमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोर, सॉरी बच्चों। तो हमें 28 के, मतलब इसमें जो सी वाली है ना ये टेस्ट ट्यूब, इसमें मुझे क्या डालना है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालना है। और तीनों के में फिर निब को बंद कर देना है, कोर्क लगा देनी है। ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि जो
ए है ना, बस वही वाला क्या करेगा, रस्ट करेगा। ना तो बी रस्ट करेगा ना सी रस्ट करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बी में मैंने ऑयल डाला था, तो ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरेगा, तो वो अंदर एयर को अंदर जाने से रोक देगा। ठीक है। और सी में हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया है, वो क्या कर लेगा, एयर से सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। तो हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि जब एयर और वाटर के संपर्क में आता है आयरन, तभी वो क्या होगा, डस्ट होगा। तो हमने एक्टिविटी बता दी आपको, ये है ना। अब चलते हैं इसके बी क्वेश्चन पे। इसने बोला है दो मेटल के नाम बताओ जो रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ बहुत तेजी से। ठीक है। तो वो दो मेटल कौन से हो जाएंगे बच्चों? सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, और अगर तीसरा बताना चाहें तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका लिथियम हो जाएगा। ठीक है। यानी सोडियम, पोटेशियम और हमारा लिथियम। ठीक है। अब इसने बोला है कि तीन ऑब्जर्वेशन बताओ जो स्टूडेंट नोट करेंगे जब वो मेटल को एक बीकर के अंदर डालेंगे जिसमें पहले से ही क्या है, पानी है। ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो एक वहां पे एक है ना, वायलेंट रिएक्शन होगी, बहुत तेजी से एक रिएक्शन परफॉर्म होती दिखाई देगी आपको। और वहां से क्या होगी, लार्ज अमाउंट में एनर्जी या हीट जो है वो रिलीज होगी। ठीक है। और वहां पे ना गैस भी रिलीज होगी, जो ऐसी गैस है जो आसानी से क्या पकड़ सकती है, आग पकड़ सकती है। ठीक है। अब बी का सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, राइट अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस इवोल्व ड्यूरिंग द डिजन रिएक्शन ऑफ दीज मेटल। ठीक है। तो ये कहता है कि कौन से टेस्ट से हम जो गैस रिलीज हुई है, जैसे मैंने ऊपर ऊपर बताया था, उसका टेस्ट क्या कर सकते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम हम ये देखते हैं ना कि गैस बबल जो होते हैं ना, वो पॉप साउंड देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा एक कोई ना कोई टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे, उस समय ये पता चल जाएगा कि जो इसमें जो मेटल है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें एक ऐसी गैस क्या होगी, रिलीज होगी, जो पॉप अप साउंड के साथ बाहर निकलेगी। ठीक है। अब इसका हम देखते हैं, ये 28 क्वेश्चन हो गया हमारा, 29 देखते हैं क्या है। 29 में क्या कहा गया बच्चों की, प्लांट जो होते हैं ना, उनका प्लांट का जो नर्वस प्लांट का जो नर्वस सिस्टम प्लांट का ना तो नर्वस सिस्टम होता है, ना ही मसल्स होती हैं। और वो ना तो वो तब भी वो क्या करती हैं, अपने स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है। तो इसने बोला है जैसे ह्यूमन में नर्वस सिस्टम होता है, तभी हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के दौरान। मतलब जो ऐसे एक्शन होते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट भी होते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दिया हुआ है कि जो छुई मुई पौधा होता है ना, उसकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, छुई मुई पौधे को टच मी नोट भी बोलते हैं। तो जब उसको टच करते हैं तो उसकी पत्तियां जो हैं वो फोल्ड हो जाती हैं और वो नीचे गिर जाता है। तो इसने बोला है कि इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेट हो रही है टच मी प्लांट में, वो कैसी है ये बताना है हमको। ठीक है। तो देखो वो इंफॉर्मेशन कैसी है, वो जो प्लांट सेल होती है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है, और उससे ही वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। मतलब उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल में चेंज होती है, तभी उस पौधे को पता चल जाता है कि किसी ने उसको छुआ है और वो फोल्ड हो जाता है। अब बी पार्ट में क्या बोला है कि प्लांट सेल को कौन ये एनेबल करेगा कि वो वही ऑब्जर्वेबल रेस्पॉन्स दे, मतलब कि उसको कोई छुएगा तो उसको फोल्ड हो जाना है और नीचे गिर जाना है, ये उसको कौन बताएगा। ठीक है। तो बताओ इसको कौन बताएगा। देखो जब हम उस पौधे का वाटर के अमाउंट में चेंज करेंगे, ठीक है, उसकी स्मेल में चेंज आएगा और वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है। मतलब ऐसा क्यों होता है, जब हम उसको पुल करते हैं तो उसके वाटर लेवल में चेंज आता है, और वो स्वेल कर जाता है और श्रिंक कर जाता है, या तो श्रिंक कर जाता है। ठीक है। इसलिए छोई मुई का पौधा छूते ही वो नीचे गिर जाता है और उसकी पत्तियां फोल्ड हो जाती हैं पहले। अब इसने बोला है कि जो टेंड्रिल डिफरेंशिएट करना है, टेंड्रिल जो होता है पी प्लांट में, और जो हमने ऊपर ये पौधे की बात करी है, इसमें क्या डिफरेंशिएट होता है, उसमें हमें डिफरेंशिएट करना है। अब देखो, पहले तो ये होगा कि मूवमेंट इन टच मी प्लांट, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट। ठीक है। तो जो मूवमेंट होती है टच मी प्लांट में, वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है। और जो टेंड्रिल में ग्रोथ होती है पी प्लांट में, वो ग्रोथ डिपेंडेंट होती है। पहला डिफरेंशिएशन ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि ये जो मूवमेंट होती है टच में प्लांट की, ये स्टिमुलस की डायरेक्शन में नहीं होती, मतलब जहां से हमने छुआ है वो उसी डायरेक्शन में फोल्ड नहीं होगा। ठीक है। कहीं से भी हो सकता है वो। लेकिन जो टेंड्रिल जो होते हैं पी प्लांट में, मटर के पौधे में, वो उसी डायरेक्शन में
स्टिमुलस की डायरेक्शन में ही क्या होगा, चेंज आएगा उसके अंदर। और जो तीसरा क्या होगा पॉइंट इसमें, कि जो ये टचमी प्लांट होता है, ये टचमी प्लांट जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं इसकी मूवमेंट को। और जो हमारा टेंड्रिल की मूवमेंट होती है उसको हम ट्रोपिक मूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये आपके तीन डिफ्रेंसिएशन हो गए, आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं 30 क्वेश्चन में। इसने बोला है क्रोमोजोम क्या होते हैं। तो हमें पता है कि क्रोमोजोम जो होते हैं वो जीन कंटेन करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं ट्रेट को, जो इनहेरिटेंस के दौरान एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन में मिलते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये हमारी क्रोमोजोम की डेफिनेशन हो गई। अब इसने बी पार्ट में क्या बोला है, 30 के बी पार्ट में, कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ अ स्पीशीज इज इज एंश्योर्ड इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। मतलब डीएनए की स्टेबिलिटी कैसे हम देख सकते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या आएगा। सेल, देखो सेल जो है ना वो दो कॉपी बनाता है क्रोमोजोम की। एक कॉपी तो आती है मेल से, एक आती है फीमेल से। ठीक है, फिर वो हाफ हाफ हो जाती है, और क्योंकि क्या बन जाता है, गैमेट्स बन जाता है, जर्म सेल बन जाती है, जर्म सेल गैमेट बन जाता है इसलिए। ठीक है, और उसमें फिर फ्यूजन होगा, फिर जर्म जर्म सेल जाइगोट बनेंगे, और फिर उसमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो रीस्टोर होंगे, और सेम अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो बनेगा। ठीक है, तो ये आपको पूरे प्रोसेस को इसमें एक्सप्लेन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखो बच्चों। इसमें क्या बोला कि रे डायग्राम बनाओ, कि नेचर क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, रिलेटिव साइज क्या होता है, तो इमेज बन रही है कॉन्वेक्स मिरर में जब हम उसको प्लेस करते हैं इन्फिनिटी पे। ठीक है बच्चों। अब देखो ये इसका आपको सारे रे डायग्राम जो है ना वो याद होने चाहिए। तो देखो, जब इमेज रखी है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये हमारा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इमेज कहाँ रखी हुई है बच्चों, यहाँ से लाइट पास हो रही है, ये इमेज रखी हुई है यहाँ पे, ये इमेज रखी है इन्फिनिटी पे। ठीक है, इसको ए नाम दे देंगे, इसको बी नाम दे देंगे। तो देखो, तो जब इमेज बनेगी ना बच्चों, तो इमेज जो है वो इस तरीके से कुछ बनेगी। ये आपको सारे रे डायग्राम जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, तो यानी इमेज कैसी बनेगी वो बताना है हमको। तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और हाईली डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, और वो कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड मिरर। कहाँ बन रही है, वो फोकस पे बन रही है। ठीक है, और इसने दूसरे में क्या बोला बी पार्ट में, कि अगर इमेज रखी है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो यहाँ पे फिर से अगर मैंने लेंस बना दिया, ये मैंने फिर से मिरर बना दिया। तो इमेज कहाँ रखी है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखी है। देखो ये पी हो गया, ये इन्फिनिटी है हमारा। तो ये ऐसे केस में तो इमेज बनती है ना बच्चों, वो कहाँ बनती है, अगर ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस केस में तो इमेज बनेगी ना, वो मिरर के पीछे ही बनेगी, लेकिन वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में बनेगी इमेज, वो ध्यान रखना है आपको। यानी इमेज जो है फोकस से पहले बन जाएगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, और वो भी क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी, और इरेक्ट होगी। ठीक है, तो आपको सारे डे डायग्राम जो है ना ये याद होने चाहिए, बना बना के प्रैक्टिस करना है इनकी। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है देखेंगे। इसमें हमें ये सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसने हमें पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अब देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो कर देंगे आप। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, पहले इसमें देखो ये रेजिस्टेंस है, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2, इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको R1 मान लो, फिर हम क्या निकालेंगे, 1/R2 निकालेंगे। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 140 है, तो 1/60 रख देंगे, 1/40 रख देंगे। फिर जब यहाँ से ये R1 निकल जाएगा, R2 निकल जाएगा। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तो आपका R1 जो है वो 6 आ जाएगा, और R2 जो है वो 24 आ जाएगा। अब ये दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। अब सीरीज में क्या करते हैं, सीधा प्लस कर देते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, 30 ओम आ जाएगा। ऐसे करके आपको करना है आंसर इसका। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पे, देखते हैं बी पार्ट में क्या बोला हुआ है। बी पार्ट में कहा गया है कि टोटल करंट कितना है सर्किट के अंदर। तो मुझे इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, करंट का फॉर्मूला। करंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू आई आर। करंट मुझे निकालना है, यानी मुझे आई निकालना है, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बाई आर हो जाएगा। बी तो इसमें कितना दिया हुआ है, बी तो इसमें 15 दिया हुआ है ना बच्चों। और अब हमें आर अभी 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 निकाला है 30, तो इसका 1/2 आ रहा है, यानी 0.5 एम्पियर आ रहा है करंट इसका टोटल। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे इसके, देखेंगे थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है। इसने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी इस बार मुझे बी निकालना है।
तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर होता है। आई मैंने अभी निकाला 0.5 और आर मैंने अभी निकाला 30, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 32 हो गया। 33 में क्या बोला हुआ है कि रिलेशनशिप दिखाओ कि रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, बताएंगे? बताओ, फॉर्मूला क्या होता है इसका? आर इक्वल टू रो ए बाई एल होता है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब मुझे रो रो बताना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसी आगे पूछ रहा है कि ड्राइव भी करनी है रजिस्टिविटी की यूनिट। तो रो क्या हो जाएगा, रो हमारा हो जाएगा आर ए बाई एल। ठीक है, तो आर होता है ओम में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ओम मीटर स्क्वायर और लेंथ भी होती है मीटर में, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको इसकी यूनिट याद भी रखनी है और निकालना भी आना चाहिए। अब देखो बी पार्ट इसका। अभी देखो बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, 33 के बी पार्ट में बी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाई आर एलओए यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज। यानी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज में एलओए हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एलओए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी जो होती है ना वो मेटल के कंपेयर में ज्यादा होती है। ठीक है, और रजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, यानी वो जल्दी से बर्न नहीं करेगा अगर कोई शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 34 में। इसने बोला कि दो आइसोमर बनाओ। ठीक है, तो उसमें मुझे क्या बनाने हैं, दो आइसोमर बनाने हैं किसके, C4H8 के। तो ये तो आपको बनाने आते होंगे। तो ये आपको सब प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक है, तो देखो ब्यूटेन क्या दे रखा है, 664H8 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा पहला तो, पहले ही हो जाएगा, साइड में हाइड्रोजन एटम लगा देंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, बीच में यहाँ पे एक लगा दो डबल बॉन्ड। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा कि आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो और नीचे इसमें कार्बन लगा दो। ऐसे करके तो ये आपके क्या बन जाएंगे, 3 आइसोमर बन जाएंगे। इसमें दो ही पूछे हैं, दो बना देना आपको। ठीक है, और इसमें इस सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इस कंपाउंड का नाम पूछा है कि कंपाउंड क्या है। ठीक है, तो देखो 1 2 3, 3 कार्बन आइटम है इसमें, यानी प्रोप है, ये सिंगल बॉन्ड है, यानी ये एन लगेगा इसके आगे, प्रोपेन। लेकिन इसमें सीएल भी लगा हुआ है, तो यानी क्या है, क्लोरोप्रोपेन है। क्या है बच्चों, ये क्लोरोप्रोपेन है। ठीक है, अब 30 इसका बी पार्ट में नाम बताना है मुझे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 कार्बन आइटम है। ठीक है, और 4 कार्बन आइटम होंगे तो ब्यूटेन है ये। ठीक है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है और लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी ये क्या है, ब्यूटेनोन है। और ये ओ कहाँ लगा हुआ है डबल बॉन्ड में, ये लगा हुआ है सेकेंड कार्बन आइटम के पास। तो ये इसका नाम हो सकता है ब्यूटेन 2 ओन भी हो सकता है, 2 1 ऐसे करके, 2 1 ब्यूटेन 2 ओन। कीटोन ग्रुप लगा हुआ है इसमें। ठीक है, या फिर सिंपल बोल देंगे ब्यूटेनोन, ऐसे करके। अब थर्ड पार्ट में देखेंगे क्या बोला हुआ है इसमें। इसने बोला कि केमिकल इक्वेशन लिखो इन, जो इसमें ये बताया हुआ है, इनकी मुझे क्या लिखनी है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो इसने बोला कि अगर इथेनॉल जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए उसका, तो केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी, बताना है हमें ये। ठीक है, तो हमें क्या करवाना है, इथेनॉल का कंप्लीट क्या करवाना है बच्चों, हमें इथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना है। ठीक है, तो देखो ये ऐसे बनेगी, CH3 CH2OH। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एल्केलिन KMnO4 डालेंगे और हीट करेंगे। ठीक है, और साइड में एसिडिफाइड K2Cr2O7 डालेंगे और फिर दोबारा हीट करेंगे उसको। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा CH3COOH। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब भी देखो इसमें बोला है कि प्रोपीन अगर हाइड्रोजिनेशन हो जाए प्रोपीन का, तो क्या इक्वेशन बनेगी, केमिकल रिएक्शन। प्रोपीन का क्या करवाना है, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करवाना है प्रोपीन का। तो देखो क्या बनेगी, तो इक्वेशन बनेगी हमारी CH3CH CH2 प्लस O2 प्लस H2, ये हमारा प्रोपीन है। तो हम इसमें क्या डालेंगे, NiPD। ठीक है, तो इसका रिडक्शन कैसे होगा, CH3CH2CH3, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। तो आपको ये इक्वेशन इसमें लिखनी है। ठीक है बच्चों, अब थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है कि इथेनोइक एसिड जो है जब वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो इक्वेशन कैसे बनेगी। इथेनोइक एसिड को मुझे इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाना है, तो रिएक्शन लिख देंगे इसकी भी, CH3COOH, इसमें हम मिला रहे हैं C2H5OH, और साथ में इसमें हम कोई एसिड डालेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये CH3COOC2H5 बन जाएगा और H2 बाहर निकल जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपको सारी इक्वेशन जो है वो लर्न करनी है, एग्जाम में कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका और पार्ट देखेंगे।
इसमें क्या बोला है, एक कार्बन कार्बन कंपाउंड है एक्स, ठीक है बच्चों, एक हमें कार्बन कंपाउंड दिया है एक्स, वो एक गुड सॉल्वेंट है, तो उसकी रिएक्शन मुझे करवानी है सोडियम के साथ। तो एक्स जो है ना, वो दो प्रोडक्ट बनाता है, वाई और जेड। तो देखो, एक्स जो है वो गुड सॉल्वेंट है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है मुझे सोडियम के साथ, तो वो दो प्रोडक्ट बनाता है, वाई और जेड, ये उसने बोला हुआ है। तो जेड जो है वो कन्वर्ट करता है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में, जेड जो है वो कन्वर्ट होता करता है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल ऑयल में, ठीक है, मतलब वेजिटेबल ऑयल को वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें हमें बताना है एक्स वाई जेड है क्या, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स तो आपका इथेनॉल हो जाएगा या इथाइल एल्कोहल हो जाएगा, C2H5OH, ठीक है। और वाई आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वाई आपका हो जाएगा सोडियम इथोक्साइड, यानी C2H5ONA, ठीक है। और साथ में क्या मिल रहा है आपको, जेड मिल रहा है। इसने जेड में बता भी रखा है कि वेजिटेबल ऑयल को ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करता है, तो वो कौन होता है, वो आपका क्या होगा बच्चों, वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा H2, ठीक है। तो इसकी आपको रिएक्शन, ये देखो, ये रिएक्शन क्या बन जाएगी इसकी, इसकी रिएक्शन बन जाएगी CH3CH2OH प्लस में Na गिव्स टू CH3CH2ONA प्लस में हाफ H2, ऐसे करके आपकी इक्वेशन बनेगी इसकी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बी का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। बी का सेकंड पार्ट आएगा 34 का। इसने बोला कि केमिकल इक्वेशन लिखो, जो जब इथेनॉल इथेनॉल को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इथेनॉल को बर्न कर रहे हैं तो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो, 2C2H5OH, जब इसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी 7O2, तो रिएक्शन क्या बनेगी, 4CO2 प्लस में 6H2O, और साथ में क्या होगा बच्चों, साथ में हीट रिलीज होगी, ठीक है। सेकंड में क्या बोला है, अगर इथेनॉल को अगर हम हीट कर रहे हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पे, कंसनट्रेटेड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, इसकी इक्वेशन बन जाएगी C6H5OH, साथ में वही अमाउंट डालना है जो इसने बोला हुआ है, तो क्या बन जाएगा आपका C2H4 बन जाएगा, और प्लस में H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या बोला है कि अगर इथेनॉल को रिएक्ट करवाएंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोनेट के साथ तो क्या होगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी देखो, तो C2H5OH इथेनॉल है, ठीक है, इसको एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ हमें रिएक्ट करवाना है, तो क्या बन जाएगा आपका CH3COOH बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये सारी रिएक्शन जो है वो याद होनी चाहिए, कोई सी भी आ जाएगी एग्जाम में, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें, अभी आता है हमारा 35 क्वेश्चन। इसने क्या बोला है कि फंक्शन बताने हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या होता है। तो पहला पार्ट पूछ रहा है, ये ओवरी क्या काम करता है बच्चों। तो ओवरी क्या करता है, ये हमारा फीमेल गैमेट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फीमेल एग बनाता है ये, ठीक है। और फीमेल हार्मोन को ये प्रोड्यूस करता है, जो क्या होता है, ओस्ट्रोजन। क्या बताया मैंने नाम इसका, फीमेल हार्मोन का नाम क्या है बच्चों, ओस्ट्रोजन, ओस्ट्रोजन, ये काम हमारा ओवरी करता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला है कि फेलोपियन ट्यूब ट्यूब क्या करती हैं। तो फेलोपियन ट्यूब क्या करती हैं बताओ, ये क्या होती है, ये फर्टिलाइजेशन की साइट होती है, यानी इसमें बोल देंगे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यूटिडस क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये साइट होती है इम्प्लांटेशन की, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रोयनिक डेवलपमेंट होता है। तो ये आपको सारे इसके यूज लिख देना है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है 35। अब देखेंगे सेकंड पार्ट क्या है। इसने बोला है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करो कि दो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं जो ह्यूमन मेल जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड क्या हो जाएगा आपका, मैकेनिकल बैरियर वाला हो जाएगा, जो कोंडोम यूज किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सर्जिकल मेथड हो जाएगा, कि हम मेल की क्या करते हैं, वास डिफर्म्स जो हैं उनको हम क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वैसेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। इसने बोला कि डिफरेंशिएट करो कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। तो सेल्फ पोलिनेशन आपको पता है, ये एक ही प्लांट करता है सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, कि एक ही प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो जाए स्टेमन से स्टिग्मा की तरफ, तो वो क्या होगा आपका, सेल्फ पोलिनेशन होगा। और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है बच्चों, कि जो एक प्लांट के स्टिग्मा, एक प्लांट का स्टेमन जो है
वहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। ठीक है। अब इसका बी पार्ट में इसमें ए और बी सी के नाम बताने हैं आपको। ठीक है। तो देखो ये आपका नाम इसको सब पता होना चाहिए आपको, फिगर कोई सा भी आया था उसके लेबलिंग करने के लिए आ जाता है। ठीक है बच्चों। तो एक है आपका, ये तो आपका स्टिग्मा है। क्या है ये? स्टिग्मा है। ठीक है। और बी बी क्या है आपका? ये आपकी पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब। ठीक है। और सी क्या है आपका? ये आपका एग सेल है। एग सेल या फीमेल जर्म सेल बोल देंगे इसको। ठीक है। अब इनका यूज भी पूछा, फंक्शन भी पूछा है। तो स्टिग्मा क्या करता है बच्चों? ये रिसीव करता है पोलन को, पोलन ग्रेन्स को, और प्रोवाइड करता है सुटेबल एनवायरनमेंट किसके लिए? जर्मिनेशन के लिए। और दूसरा बी पार्ट क्या है? पोलन ट्यूब बोला है, तो पोलन ट्यूब क्या करती हैं? ये मेल जर्म सेल को कैरी करती हैं, गैमेट्स को, और फीमेल, और ये फीमेल गैमेट तक ले जाता है उनको, जो ओवरी के अंदर होता है। ठीक है। और ये थर्ड जो है एग सेल, जिसको फीमेल जर्म सेल भी बोलते हैं, ये क्या करता है? ये मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और उससे क्या बनता है? हमारा जाइगोट बनता है। ठीक है। तो आपको फंक्शन लिखने थे इसकी, हमने बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं। ये आपके आ जाएंगे 36 क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोला हुआ है। इसने बोला कि एक लेंस की जो पावर है ना वो -2.5 डायोप्टर है। तो उस लेंस का नाम बताओ। तो आपको पता है कि जिसकी पावर नेगेटिव होती है वो लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव होता है। तो कॉनकेव लेंस है ये। ठीक है। और उसने बोला है कि उसकी फोकल लेंथ भी निकालो। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? पावर का उल्टा ही क्या होता है? फोकल लेंथ होता है, 1 फोकल लेंथ इस लेंस के लिए। ठीक है। तो पावर क्या है? -2.5 है, तो एफ कितना हो जाएगा? 1/p हो जाएगा, यानी 1.25 हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी जो इसका जो इसकी जो फोकल लेंथ है ना आपकी, वो कितनी आ जाएगी बच्चों? वो आ जाएगी माइनस का 40 सेंटीमीटर। ठीक है। कितनी आ जाएगी? माइनस का 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसने बोला कि फॉर विच आई डिफेक्ट ऑफ विजन विल बी एन ऑप्टिकल प्रेस्क्राइब दिस लेंस। ये लेंस जो है वो किस आई इफेक्ट के लिए किस आई इफेक्ट के लिए डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करते हैं? तो अगर किसी को मायोपिया हो जाए ना, तो जो डॉक्टर्स हैं वो क्या सजेस्ट करेंगे उसको? कॉनकेव लेंस को सजेस्ट करेंगे लगाने के लिए। ठीक है। तो इसका बी पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट क्या है इसका? ए का। ये हमारा पहला पार्ट हो गया है। इसमें बोला हुआ है हमसे कि मैग्निफिकेशन एम है एक लेंस का, -2 दे रखा है। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है एक लेंस का बच्चों? -2 दे रखा है। तो इसने बोला है कि यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड कंसीडरिंग दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस, वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से अपने लेंस के 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है। तो बताना है वो इसका नेचर क्या होगा इमेज का। तो आपको सारे डायग्राम जो है सारे याद होने चाहिए। ठीक है। तो उसका नेचर क्या होगा? इमेज कैसी बनेगी बच्चों? इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है। कैसी इमेज बनेगी? रियल और इन्वर्टेड बनेगी। साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज बन रही है उसका साइज कैसा होगा? उसका साइज मैग्नीफाइड होगा। और साइज जो होगा इमेज का वो डबल बनेगा। जहाँ इमेज रखी है उसके डबल बनेगा। और थर्ड में पूछा हुआ है पोजीशन क्या होगी इमेज की। तो पोजीशन इमेज की क्या होगी? 2f के पीछे बनेगा हमारा। 2f के पीछे इमेज बनेगी, यानी बियॉन्ड 2f। ठीक है। अ, यानी ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड पे बन रही है वो इमेज। और इसने बोला साइन क्या होगा हाइट ऑफ इमेज का? तो वो क्या होगा बच्चों? आपका नेगेटिव साइन होगा। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है कि न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है हमें फोकल लेंथ की। दो लेंस की ए और बी हमें दी हुई है 10 और 20। तो बोले आप कौन सा लेंस जो है कौन सा आप क्या करेंगे? यूज करेंगे जिसकी हायर डिग्री हो कन्वर्जेंस की या डाइवर्जेंस की, और उसका रीजन भी मुझे देना है। ठीक है। तो आप देखो, जिसकी फोकल लेंथ कम है यानी 10 सेंटीमीटर है, हम वो वाला लेंस यूज करेंगे। ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जिसकी अगर लेस फोकल लेंथ होगी तो उसकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए हम क्या यूज करेंगे? अ, इसलिए हम इसलिए हम ये वाला लेंथ यूज कर रहे हैं जिसकी फोकल लेंथ कम है। ठीक है। अब बी पार्ट देखो, इसका बी का फर्स्ट पार्ट इसने बोला कि डे डायग्राम बनाओ रिफ्लेक्शन ऑफ राइट वाला रेक्टेंगुलर गिलास में। ये तो आप कर देंगे। ये फिगर ऐसा फिगर बनता है ये यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, है ना? तो ये फिगर आपको सब बनाने आना चाहिए। इसका आंसर ये है। ठीक है। तो आपके ये बुक में अच्छे से मेंशन किए हुए हैं, और यहाँ पे बस आपको एंगल इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बता देना, यहाँ पे भी बता देना वही एंगल। इस तरीके से आपको इसकी लेवलिंग भी करनी है। ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसने बोला कि स्नेल लॉ बताओ क्या होता है। तो देखो स्नेल लॉ क्या होता है ये आपको पता है। स्नेल लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपन में साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है। ठीक है। साइन आई अपन में साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यही होता है हमारा क्या? स्नेल लॉ। अब डिफरेंशिएट करना है वर्चुअल इमेज जो बन रही है कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या फिर उनकी मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है। अब देखो, अगर अगर कॉनकेव लेंस में हम इमेज रख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं पहले, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो ऑब्जेक्ट रखी है वो सेंटर के और फोकस के बीच में रखी हुई है, तो इमेज कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ठीक है। और अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, तो उसमें हम जो इमेज रख रहे हैं अपनी, वो जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो लेंस के फ्रंट में कहीं भी रख सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट कैसी बनेगी? ऑब्जेक्ट जो हमें मिलेगी वो डिमिनिश मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ गया है अब 37। इसने क्या बोला है कि सी वाटर की बात कर रहा है। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, कॉमन सॉल्ट जो होता है वो सेपरेट होता है उन सॉल्ट्स के द्वारा। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड, सॉलिड सॉल्ट भी मिलता है यहाँ पे इन पार्ट में हमें। तो लार्ज क्रिस्टल जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं इम्प्योरिटीज की वजह से। इसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, ये माइन की जाती है कोल के रूप में। तो कॉमन सॉल्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है केमिकल्स का डेली यूज के लिए। तो इसने बोला कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो जो इसके प्रोडक्ट को दिखाए जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो ब्राइन के दौरान होता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? ये बन जाएगी 2NaCl प्लस में 2H2O। जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इसमें क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 2NaOH प्लस में H2 और Cl2 बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी ये क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी। बी पार्ट में क्या बोला है कि दो यूज लिखो जो प्रोडक्ट बनने हैं इलेक्ट्रोलाइसिस जो ब्राइन में, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट क्या बना था? NaOH बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था। तो ये क्या करता है? ये डिग्रीज करता है मेटल्स को, ठीक है। और सोप्स और डिटर्जेंट में यूज होता है। और ये पेपर पेपर मेकिंग में के दौरान यूज होता है। और ये आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज होता है। और ये ब्लीच बनाने में यूज होता है, ठीक है। और दूसरा क्या बना था? H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो एज अ फ्यूल यूज होती है। ये अमोनिया प्रिपेयर करती है फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है। और ये HCl बनाने में यूज होता है। तीसरा है हमारा Cl2। वो क्या करता है? वो डिसइंफेक्शन में यूज होता है, PVC में यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। और ये ब्लीच बनाने में भी यूज होता है। और एज अ पेस्टिसाइड हम क्लोरीन को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका सी पार्ट है, इसने क्या बोला है कि एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट है ए, वो यूज होता है फास्टर कुकिंग के लिए। वो स्ट्रांगली अगर उसको हीट करते हैं तो वो एक कंपाउंड रिलीज करेगा जो बी है। वो यूज होता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो ए और बी हमें बताना है कि ए और बी क्या है। तो ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो आपका हो जाएगा NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हाँ, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। और बी हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा हो जाएगा Na2CO3, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी अगर अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं? देखो रिएक्शन लिखने में आनी चाहिए। जैसे अगर मैं NaHCO3 को मैं NaOH CO3 को क्या कर रहा हूँ? हीट कर रहा हूँ। तो क्या मिलेगा आपको हमें? Na2CO3 बनेगा। और उसमें से H2O और CO2 बाहर निकल जाएगी, H2O प्लस CO2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट पेज बताया शायद। इसमें क्या बोला है कि प्रॉपर सीक्वेंस बताना है जो इवेंट हो रहे हैं, जो सिंथेसिस होता है फूड का डेजर्ट प्लांट में, उसका मुझे प्रॉपर सीक्वेंस देना है। क्या देना है? उसका प्रॉपर सीक्वेंस देना है, ठीक है। इसी का फर्स्ट पार्ट है ये। तो देखो, इसमें क्या होते हैं? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोल्ट में। एक मिनट बच्चों। हम्म, देखो बच्चों, अभी हमने 37 का बी पार्ट किया है ना। अब इसका सी पार्ट का हमने फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, सी पार्ट का सेकंड पार्ट करना है अब हमें। इसमें क्या बोला है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो बताओ क्या होता है? ये होता है कि वन फॉर्मूला यूनिट में, सोल्ट की वन फॉर्मूला यूनिट में कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसके दो एग्जांपल भी देने हैं मुझे सोल्ट के, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में बनते हैं। एक हो जाएगा आपका CuSO4.5H2O, ठीक है, जिसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। एक हो जाएगा CaSO4 2H2O, जिसको जिप्सम भी बोलते हैं। एक हो जाएगा, दो ही बताने हैं, बस हो गए, ठीक है। 38 क्वेश्चन देखो। इसमें क्या बोला है? इसने बताया हुआ है कि ऑप्शन देखने हैं पहले सीधा।
ये उसकी बात ही कर रहा है, प्लांट की बात कर रहा है, प्लांट अपना खाना बनाते हैं इस तरीके की। तो इसने बोला कि नेम करो, बताओ और डिफाइन करो उस प्रोसेस को जिससे प्लांट, ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो वो प्रोसेस कौन सा होता है बच्चों? वो होता है हमारा फोटोसिंथेसिस, जिससे अपना प्लांट अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। और मुझे इसमें केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, इसमें क्या केमिकल इक्वेशन होती है लिख देंगे, वो आपको याद होनी चाहिए। कुछ बच्चे को याद नहीं होती है केमिकल रिएक्शन, चाहे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, चाहे बोला ना गया हो, केमिकल इक्वेशन लिखो तब भी लिखनी है आपको। 6CO2 प्लस में 12H2O। ठीक है। तो जब हम इसको जब इसको क्लोरोफिल मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, तो क्या कंपाउंड कंपाउंड बनेंगे? C6H12O6 बन जाएगा, और 6O2 और 6H2 बाहर निकल जाएगा। तो ये आपकी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, इसके रिगार्डिंग याद रखनी है। अब 38 का 1 और 2 पार्ट हो गया, अब इसके सी पार्ट पे चलते हैं। ये है हमारा लास्ट पेज बच्चों, है ना। इसने बोला कि प्रॉपर सीक्वेंस बताओ जो फूड बनता है डेजर्ट प्लांट के द्वारा, उसका प्रॉपर मुझे सीक्वेंस बताना है कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है। तो देखो, जो फूड बनता है डेजर्ट प्लांट के द्वारा, वो क्या होता है? एब्जॉर्व करता है लाइट को, क्लोरोफिल, उसमें ना क्लोरोफिल क्लोरोफिल के द्वारा लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर क्या करता है? वो उस लाइट को कन्वर्ज करता है। ठीक है। कन्वर्ट करता है उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। फिर क्या होता है? CO2 का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में। फिर क्या होता है? डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो CO2 ले लेते हैं रात को भी, और उससे क्या बनता है? उससे वो एकदम से एनर्जी रिलीज कर देते हैं। ठीक है। और वो एनर्जी कौन सी होती है? जो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब की गई है डे के दौरान। ठीक है। अब सी का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें क्या बोला है कि ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं, तो क्लाउडी वेदर में क्या होगा उनके साथ? तो क्लाउडी वेदर में क्या होगा बच्चों? सनलाइट कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, यानी खाना या तो कम धीरे धीरे बनेगा या कम बनेगा। इसने वो सेकंड पार्ट बोला है, व्हेन स्टोमेटा गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू डस्ट, जब डस्ट की वजह से स्टोमेटा ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा बच्चों? तो गैस एक्सचेंज होना कम हो जाएगी, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है। 39 में क्या बोला हुआ है कि अपने घरों में हम इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करता है ये। तो इसमें मेन सप्लाई जो होती है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो वायर के बीच का, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच का, उसकी बात कर रहा है। और पावर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हमें 220 वोल्ट। तो इसने बोला है कि कलर क्या होंगे इंसुलेशन के, जो कवर होते हैं लाइन वायर के द्वारा जब वो सप्लाई कर रहा है, सप्लाई जो आ रही है होम्स के द्वारा। तो देखो, लाइव वायर का कलर कैसा होता है बच्चों? रेड होता है। और न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। ठीक है। ऑप्शन बी में क्या, क्वेश्चन बी में क्या पूछ रहा है ये कि करंट रेटिंग क्या होगी? करंट रेटिंग इलेक्ट्रिक करंट की 220 वोल्ट, इलेक्ट्रिक आयरन जो है 1 किलोवाट पावर यूज कर रही है। तो उसमें बोला करंट रेटिंग क्या होगी, यानी इसमें आई निकालना है हमें। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन बी पार्ट इसका। पी हमें 1 किलोवाट, पी हमें 1 किलोवाट, वो 1 किलोवाट दिया हुआ है, तो ये 1000 वोट हो जाएगा पावर। और वी हमारा 220 वोल्ट हो जाएगा। हमें आई निकालना है, यानी पी के बराबर क्या होता है? वी इंटू आई होता है। ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? पी डिवाइड बाय वी हो जाएगा, यानी 1000 को बस हमें 220 से डिवाइड कर देना। इसका आंसर आ जाएगा 4.5 एक्सप्रोक्स अप्रोक्स में, यानी 5 एम्पियर बोल देंगे सीधा करंट हमारा। ठीक है। अब सी पार्ट देखो इसका। इसने क्या बोला है कि फंक्शन बताओ अर्थ वायर का क्या होता है। तो देखो, अर्थ वायर क्या होता है बच्चों? वो अर्थ वायर क्या करता है बताओ? वो लोअर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कंडक्टिंग पाथ में करंट के लिए, जिससे क्या होता है? कोई लीकेज हो करंट का फ्लो के दौरान, वो उसको भाप लेता है और हमें प्रोटेक्ट करता है वो। और वो क्या करता है? पोटेंशियल बनाए रखता है। ठीक है। और इसमें और ये ना, जो यूजर होता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, ये इसका यूज है हमारा। ठीक है। तो सी का फर्स्ट पार्ट हुआ है हमारा, ये सेकंड पार्ट भी होगा इसका। इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि दो प्रिकॉशन बताओ जिससे हम इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बच सकते हैं। और इन प्रिकॉशन को मतलब कैसे हम सर्किट को और एप्लियंस को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो देखो, फ्यूज वायर और अर्थ वायर जो होते हैं, इन दो चीजों को हम इस्तेमाल करके, अगर इनके हमें अच्छी समझ हो, तो हम अच्छे से करंट लगने से बच सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे हम करंट से बचेंगे। देखो, फ्यूज वायर क्या करता है? वो डैमेज को प्रिवेंट करता है सर्किट में होते हैं जो ओवरलोडिंग के द्वारा। और अर्थ वायर क्या करता है? वो प्रिवेंट करता है शॉक को, यानी इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करता है वो, जब किसी करंट का क्या हो जाए? लीकेज हो जाए। ठीक है बच्चों।
तो इस तरीके से बेटा हमारा ये कंप्लीट पेपर हो चुका है, हमारा 39 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से एक बार वीडियो देखिएगा, दोबारा रिवाइज कीजिएगा। कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।